गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो आज का अपना टॉपिक है वो नाइल वैली सिविलाइजेशन यानी कि नील घाटी की सभ्यता। जो ये क्या कह सकते हैं, इसे मिस्र की सभ्यता कह सकते हैं, नील घाटी सभ्यता कह सकते हैं। ये सबसे अपनी मोस्ट ऑफ क्या कहते हैं प्राचीन एनिसेट सिविलाइजेशन है। ये जो है 6 बिफोर क्राइस्ट क्या कहते हैं डेवलप हुई थी 6000 ईसा पहले। इसकी क्या है, यहाँ पर लोगों ने रहना शुरू कर दिया, घर बनाने शुरू कर दिए अलोंग द नाइल रिवर। तो नील वैली है जो क्या है, नील रिवर के कारण यहाँ पर ये सभ्यता विकसित हुई। तो इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो जो अपनी नील वैली है ना, नील रिवर है, अफ्रीका की टोटल जो लैंड है उसका 10% जो है नील वैली का है, नील रिवर का। तो इसमें कहता है कि इजिप्टियन civilization developed along the Nile River in large part because the river's annual flooding ensured reliable rich soil for growing crops। तो ये कहता है कि जो हर साल इसमें फ्लड आती थी रिवर के पास, तो क्या कहते हैं कि इसमें क्या है रिच सोइल, तो उसमें क्या है मिट्टी में रिच सोइल, उसमें क्या कहते हैं कि मिनरल्स आते थे हर साल। जो गाद आता था या फ्लड का जो पानी आता था उससे क्या है मिट्टी की जो क्या कहते हैं रियलिबिलिटी बढ़ जाती थी फसलों को ग्रो करने के लिए। ठीक है, और इसमें क्या कहता है, सही छोटा करने दोगे एक बार। And ancient Egyptian developed wide-reaching trade network along the Nile in the Red Sea and in the Near East। तो ये क्या कहते हैं कि जो नील रिवर के साइड में जो लाल सागर था और ईस्ट में है, तो इनके सहारे इन्होंने क्या किया कि व्यापार को भी विकसित किया। जो मिस्र वासियों ने नील नदी के सहारे से जो डेवलपमेंट किया, किसका डेवलपमेंट किया, ट्रेड रूट्स नेटवर्क्स बनाए, व्यापार करना शुरू कर दिया। तो व्यापार को भी बढ़ावा मिला इसे। तो अपने जो कांस्य युग है उसकी 4 सभ्यताओं में से जो नील नदी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी कि प्राचीन है, जो 6000 ईसा पहले विकसित हुई थी, जो मिस्र की सभ्यताओं की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। यहाँ पर जो क्या कहते हैं कि जो मिस्र वासियों की जो नील रिवर वैली है वो किसके लिए फेमस है, जो मम्मीफिकेशन हो गया, मम्मीकरण हो गया, जो बॉडी होती है डेथ के बाद प्रिजर्व करके रखते हैं उसके लिए फेमस है। पिरामिड्स जो अपने पिरामिड्स आज दिए है दुनिया को, तो वो किसकी है, तो वो इन्हीं मिस्र वासियों की देन है हमें। तो ये सब क्या है, नील रिवर वैली सिविलाइजेशन के क्या कहते हैं कि फेमस है। प्रातःवादियों को विशाल पिरामिड, रहस्यमय स्फिंक्स मंदिर और कब्रों का खंडर, फर्नीचर और कपड़े, यहाँ तक कि अच्छी तरह से शिक्षित मानव शरीर भी मिले। मिस्र को नील की बेटी के रूप में जाना जाता है। ग्रीक इतिहासकार ने मिस्र को नील का उपहार कहा। तो कौन से जो आप बताइए कि कौन से जो हिस्टोरिकल ग्रीक थे जिन्होंने मिस्र को नील नदी का उपहार कहा, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो जो इस नदी को सूडान में बहर एल गजल भी कहा जाता है और हिरणों का सागर भी कहा जाता है। इसे सूडान में इसे ये नाम से जाना जाता है। तो जो क्या कहते हैं कि जो यहाँ का जो किंग होता था उसे फेरो कहा जाता था। तो जो धीरे धीरे दो राज्यों में विलीन हो गए, तो जो यहाँ का जो किंग होता था उसे फेरो कहा जाता था और उसका आदेश क्या है सर्वोपरि था, उसे गॉड का स्थान दिया जाता था, जो क्या कहते हैं निरंकुश शासक था, शासक मानते थे उसे, और उसकी आज्ञा का पालन करना था लोगों को, और उसे क्या भगवान का दर्जा माना जाता था। और वो खुद को क्या कहता था कि वह सूर्य का वंशज है। और ये क्या कहते हैं विलासता में डूबे रहते थे, और क्या कहते हैं कि जो नीचे लोग थे यानी कि जो उसके नीचे थे लोग वो उसका आज्ञा का पालन करते थे, जो उसको कह देते थे वो मानते थे, उसका आदेश पत्थर की लकीर मानते थे। तो उसकी जो आफ्टर डेथ उसकी जो बॉडी होती थी उसको प्रिजर्व करके रखते थे, मम्मी के रूम में सेफली रखा जाता था। और क्या कहते हैं कि उसे संधि करने का अधिकार था, ये सब था। और जो इसमें बताया रखा है कि जो थुटमोसल और थुटमोस थर्ड था, ये क्या है सबसे क्या कहते हैं प्रमुख राजा थे, अपने सम्राट थे। मिस्र का नेपोलियन कहा गया थुटमोस थर्ड को। तो अब देखते हैं सोसाइटी ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट यानी कि मिस्र की सोसाइटी किस प्रकार थी, कैसी थी, क्या क्या इसमें क्लासेस डिवाइडेड कर थी। ठीक है, देर वो 3 क्लासेस इन द एनिसेट इजिप्टियन सोसाइटी। तो इसमें क्या है 3 टाइप की सोसाइटी थी, अपर क्लास थी, मिडिल एंड लोअर। तो अपर क्लास में क्या कहते हैं कि जो लोग क्या कहते हैं कि अपने फेरो से किंग से नीचे थे वो आ जाएंगे इसके अंदर।
फेरो से नीचे क्लास के थे वो आ जाएंगे, वी कैन कॉल इट द अपर क्लास, दिस इंक्लूड प्रीस्ट, पुजारी आ जाएंगे, कोर्ट नोबिलिटी एंड द लैंड नोबिलिटी। इसमें क्या है, कोर्ट नोबिलिटी में क्या आएगा, कोर्ट नोबिलिटी जो राज्य के अधीन काम करते थे, राज दरबारी हो गए, जो मंत्री हो गया या कुछ कोई और हो गया, ठीक है, वो आए। और लैंडेड नोबिलिटी मतलब जिनके पास बड़े बड़े जमींदार थे, जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड होल्डिंग्स थी, वो अपर क्लास में आएंगे। और इसमें क्या कहते हैं कि आपको पता होगा कि जो प्रीस्ट है उसको आपको पता ही है कि रिलीजियस सेरेमनी करवाता था, स्पेशली दोज हैविंग टू डू विद द ब्यूरियल ऑफ द डेड। क्या करता था कि जो डेथ हो जाती थी उसके बाद क्या है, उनकी सेरेमनी परफॉर्म करता था। द कोर्ट नोबल्स एडवाइज द फेरो किंग एंड कैरिड आउट हिज ऑर्डर। जो कोर्ट नोबिलिटी थे वो क्या करते थे, फेरो किंग की आज्ञा का पालन करते थे। जो कोर्ट के नोबल्स होते थे यानी कि बड़े लोग होते थे जो राजा के नीचे अधीन काम करते थे, मंत्री वगैरह हो गया या जो संगठित लोग थे, वो क्या है, राजा जो आदेश देता था उनका पालन करना, उनका क्या उनका क्या कहते हैं कि उनका पालन करना, उनकी आज्ञा मानना उनका हक था, उनको मानना पड़ता था। जो अपर क्लास के पीपल थे वो क्या लग्जरियस लाइफ जीते थे, विलासतापूर्ण जीवन में रहते थे। जो लेडीज कहते हैं आप कह सकते हैं कि जो बड़े घर की लेडीज थी अपर क्लास की, वो क्या कहते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनती थी, ब्यूटिफिकेशन पर खर्चे करती थी। ये तो हर टाइप की लड़की करती है, औरत करती है। कॉस्मेटिक ब्यूटिफाइड देयर हेयर, वो रफ एंड लिपस्टिक, पेंटेड देयर नेल। तो इसमें कहा गया है कि जो बड़े यानी कि बड़े घर की जो बेटियां बहुएं औरतें थी वो अपने आप को सजाने के लिए अलग अलग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का यूज करती थी। वुमेन enjoy a favored place in society largely because all landed properly descended from mother of daughter rather than from father to son in most other ancient culture। तो इसमें कहा जाता है कि इसमें जो है एंजॉय करती थी वोमन अपने पद को या जो अपना स्थान था सोसाइटी में, बिकॉज इसके अंदर क्या था कि जो माता से जो जमीन कह सकते हैं प्रॉपर्टी हो सकती है, वो पिता माता से बेटी को जाती थी। अलग से जो और सोसाइटीज में हम देखते हैं कि पिता से बेटे को जाती है, लेकिन इस सोसाइटी में क्या था कि मदर से डॉटर को क्या कहते हैं लैंड होल्डिंग जाती थी। तो इसलिए वो अपने आप को एंजॉय करती थी, विलासतापूर्ण जीवन में रहती थी, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ब्यूटिफाइड करती थी खुद को। तो ये सब करती थी जो अपर क्लास की वोमेन्स थी। एंड सेकंड इज मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में क्या आएगा, मिडिल क्लास में अपने आ जाएंगे जो व्यापारी आ जाएंगे, रिच मर्चेंट्स आ जाएंगे, प्रोफेशनल पीपल आ जाएंगे, लाइक टीचर्स आ गए, आर्टिस्ट हो गए, प्रोफेशनल जो आ जाएंगे अपने डॉक्टर्स वगैरह आ जाएंगे, जो स्क्रिप्ट्स लिखते हैं वो आ जाएंगे, या जो क्या कहते हैं पांडुलिपियां लिखते थे वो सब आ जाएंगे इसके अंदर। द क्लास लोअर द देन अपर क्लास वॉज मिडिल क्लास विच इंक्लूड रिच मर्चेंट ट्रेडर्स, मतलब बड़े व्यापारी आ जाएंगे, फिर ट्रेडर्स आ जाएंगे, स्किल्ड एंड प्रोफेशनल पीपल्स आ जाएंगे सच एज टीचर्स, आर्टिस्ट, डॉक्टर एंड स्क्राइब्स। There was an important role place of scribes in the ancient Egypt society because they were only a few who could read and write। जो इसमें क्या कहते हैं कि जो लोअर क्लास में जो स्क्राइब्स थे, सेरेब्स थे, वो क्या कहते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण लोग थे, क्योंकि वो ही थे जो क्या है कुछ ही लोग थे वो रीड और राइट कर सकते थे। The lower class in ancient Egypt includes slaves, usually work captive and free laborers who work on farms, irrigation systems and building projection। तो इसमें क्या कहते हैं लोअर में आपको पता होगा कि स्लेव्स आ जाएंगे, गुलाम लोग आ जाएंगे जो गुलामी करते थे, श्रमिक आ जाएंगे, या जो क्या कहते हैं युद्ध में जो काम करते थे कैपिटेटिव्स आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे। या जो लोग लेबर्स थे काम करते थे फार्म्स में, इरिगेशन का काम करते थे, या जो प्रोजेक्ट बिल्डिंग प्रोजेक्ट में काम करते थे, वे सब क्या लोअर क्लास में आएंगे। The free labors heavily burdened by taxes imposed on them by the pharaohs। तो ये कहता है कि जो सबसे ज्यादा बर्डन था इसमें, क्या कहते हैं कि जो फ्री लेबर्स थे उन पर सबसे ज्यादा बर्डन था किसका, टैक्सेस का। तो उन पर क्या है कि जो फेरो था, किंग था, उन पर टैक्स लगाता था सबसे ज्यादा, क्योंकि वो गरीब थे और वो क्या फ्री लेबर थे। दे लिव पुअरली इन स्मॉल मड ब्रिक्स होम विद फ्यू फर्निशिंग्स। तो उनके पास क्या है बहुत कम क्या कहते हैं सुख सुविधाओं के साथ पुअरली घर में रहते थे। जो उनके घर थे वो मड ब्रिक्स यानी कि कहते हैं कि वो क्या कहते हैं मिट्टी से बने घरों में रहते थे, छोटे घरों में, क्या उनके पास सुख सुविधा के ज्यादा साधन नहीं थे, पुअरली अपनी लाइफ जीते थे। तो इसमें कहते हैं रिलीजियन इन इजिप्टियन सिविलाइजेशन। तो जो मिस्र की सभ्यता है उसमें धर्म क्या क्या पोजीशन था, क्या स्थान थी, वो कह रहे हैं क्या थी।
तो अपना जो मिस्र की सभ्यता है, नील घाटी की सभ्यता है, तो उसमें लोग क्या कहते हैं कि बहुत सारे देवी देवताओं, पशुओं की पूजा करते थे। और क्या है कि बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, उनमें विश्वास करते थे, बिलीव था कि ये मानते थे कि जो डेथ है उसके बाद भी एक जीवन है, आफ्टर डेथ भी ज़िंदगी है, जीवन है। तो ये क्या कहते हैं, हर प्रकार से देवी-देवता को मानते थे, हर प्रकार से। इजिप्टियन रिलीजन वाज़ बेस्ड ऑन बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ। तो ये कहते हैं कि आफ्टर जो डेथ है उसके बाद भी ज़िंदगी है, लाइफ है। वर्शिप ऑफ मैनी गॉड्स, ये बहुत सारे देवी-देवताओं की पूजा करते थे, वर्शिप करते थे। देयर प्रिंसिपल गॉड वाज़ द सन। तो उनका जो प्रिंसिपल यानी कि मेन गॉड था वो कौन था? सन था। और सन का नाम क्या था? एमोन रे कहा जाता था। जो सन था उसको एमोन रे, उसकी वर्शिप करते थे। और ये इसमें नाम दे रखा है एमोन, एटोनोर, रा, ओसिरिस, इसिस एंड होर्सिस। तो ये इनके प्रिंसिपल गॉड्स थे। तो इसमें से मोस्ट ऑफ था क्या था? सन पहले नंबर पर था और बाद में क्या है और आ जाएंगे किसके? हॉर्सेस की भी पूजा करते थे। ये क्या कहते हैं? पॉलीथिसिज्म और द वर्शिप ऑफ मैनी गॉड वाज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इजिप्टियन सिविलाइजेशन, सॉरी, इजिप्टियन रिलीजन। जो पॉलीथिसिज्म यानी कि हर प्रकार से बहुत सारे देवी देवताओं को मानना, पूजा करना, ये इजिप्टियन सोसाइटी की विशेषता थी, कल्चर की विशेषता थी। During the Old Kingdom and the Middle Kingdom, the most important god were Amon Re। जो जो अपना मिडल के टाइम में क्या कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो गॉड था वो क्या था? सन था, यानी कि एमोन रे था सन गॉड। एंड ओसिरिस, गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड एंड लॉर्ड ऑफ द आफ्टर लाइफ। जो जिंदगी यानी कि लाइफ, जो आफ्टर लाइफ डेथ के बाद जो होता है जीवन, उसके जो गॉड थे वो ओसिरिस थे, वो उसकी वर्शिप करते थे। ये उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉड्स थे जिनकी पूजा करते थे। इनमें क्या कहते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते थे और हॉर्सेस की पूजा करते थे। ये मम्मीफिकेशन, तो मम्मीफिकेशन क्या कहते हैं? इजिप्टियन बिलीव दैट जस्ट एज प्लांट डिक्लाइन इन ऑटम एंड रिपेयर इन द स्प्रिंग। तो ये बिलीव करते थे कि जैसे कोई पौधा होता है यानी कि प्लांट होता है, वो पतझड़ में उनके पत्ते गिर जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, और जैसे ही बसंत ऋतु आती है, स्प्रिंग आती है, तो वो क्या है, वापस खिल जाते हैं। वो इसी तरह मानते थे कि आफ्टर डेथ भी एक लाइफ है, जिंदगी है। सो ऑल्सो मस्ट मैन हैव लाइफ आफ्टर डेथ। तो वो कहते हैं कि मनुष्य की भी तो जिंदगी है डेथ के बाद। दे ऑल्सो बिलीव दैट द बॉडी इन विच द सोल हैव लिव्ड इन लाइफ मस्ट बी प्रिजर्व्ड इन डेथ इन ऑर्डर फॉर द सोल टू लिव ऑन। तो ये कहते हैं कि जो अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाए यानी कि कोई बंदा मर जाए, तो उसकी क्या है, बॉडी को सुरक्षित प्रिजर्व करके हमें रखना चाहिए, क्योंकि उसकी सोल को भी क्या कहते हैं कि जीने का अधिकार है। कि वो मानते हैं कि मौत के बाद भी एक अच्छी लाइफ है, जिंदगी है, प्रिजर्व करके अच्छे से रखते थे ये प्यूरिफाइड करके। द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग द बॉडी कॉल्ड ममिफिकेशन डेवलप्ड इनटू ए हाईली स्किल्ड आर्ट। तो ये क्या है, हाईली स्किल्ड आर्ट थी, जिसमें क्या है, ममिफिकेशन है, जो ये आर्ट अपनी प्रोसेस करते, प्रिजर्व करके रखते थे बॉडी को, उसको ममिफिकेशन कहा जाता है। इकोनॉमी क्या थी इजिप्टियन सोसाइटी की? तो इजिप्टियन सोसाइटी थी वो किस पर डिपेंड थी? नील नदी की जो क्या कहते हैं, बढ़िया मिट्टी थी, उस पे ये लोग क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर परफॉर्म करते थे। और एग्रीकल्चर इनका क्या कहते हैं, मेन क्या कहते हैं कि पेशा था, काम था। The fertile of Nile Valley and extensive irrigated system enabled the Egyptian to reap large harvest। तो जो ये fertile land थे, जो नील नदी के किनारे के, एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम था, तो उसने क्या कहते हैं कि हार्वेस्टिंग को मजबूत किया, इजिप्टियन को करने के लिए मजबूत किया, क्रॉप्स, फसल उगाने के लिए। फार्मर प्रोड्यूस मोर फूड देन दे नीडेड फॉर देमसेल्फ, मैनी ऑफ देम बिकम क्राफ्टमैन और ट्रेडर एज वेल एज फार्मर। तो क्या कहते हैं कि जो फार्मर्स थे वो अपनी क्या कहते हैं, जितनी जरूरत थी उससे ज़्यादा क्या कहते हैं कि उत्पादन करते थे, और उस कारण वो क्या बन गए, ट्रेडर्स, क्राफ्टमैन बन गए थे, वेल फार्मर के साथ साथ। एग्रीकल्चर वॉज द मैन ऑक्यूपेशन, द मैन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉज नेविगेशन इन रिवर नाइल एंड द सी। तो वो क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन हो गया, तो मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप हुआ वहाँ पर। तो उसके कारण क्या किया कि उन्होंने जो एग्रीकल्चर परफॉर्म किए थे उसका आदान प्रदान करना शुरू किया। ये जो नील नदी के किनारे नेटवर्क विकसित हुआ, ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट हुआ, तो उससे क्या हुआ कि जो उसका भी विकास होने लगा, व्यापार का।
तो इससे क्या हुआ कि वह सोसाइटी आगे आगे धीरे धीरे क्या कहते हैं कि सिविलाइज्ड सोसाइटी में अर्बनाइजेशन होने लगा, और जो लोग हैं धीरे धीरे जागरूक हुए, उन वो क्या है, अमीर बने, व्यापारी बनने लगे, डीलर्स डील करने लगे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इजिप्ट वाज द earliest होम ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स। तो आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स का हम होम कह सकते हैं। द पिरामिड एंड द स्फिंक्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल स्पेसिमेंस ऑफ देयर आर्किटेक्चर। जो स्फिंक्स कह सकते हैं, पिरामिड है जो अपनी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण क्या कहते हैं कि अपने के बढ़िया थे, वो ब्यूटीफुल वंडरफुल स्पेसमैन ऑफ देयर आर्किटेक्चर। पिरामिड उनकी सबसे खूबसूरत कला थी, बनाई गई थी। पिरामिड्स हमने जो वहाँ से लिए है, वो हमने उधर से लिए इजिप्ट से, जो हमें ये आर्ट स्किल्स देखने को मिलते हैं। द स्फिंक्स इज द मिथोलॉजिकल एनिमल विद द हेड ऑफ मैन एंड द बॉडी ऑफ लॉयन। जो स्फिंक्स नाम के जो क्या कहते हैं मिथिकल पिरामिड थे, वो क्या है, एक टाइप का एनिमल का तो हेड था, और जो बॉडी थी वो लॉयन की थी। सॉरी, ये क्या कहते हैं मैथोलॉजिकल एनिमल बनाए गए, जिसमें मानव का हेड था और बॉडी लोइन की थी। द टेम्पल एट कर्नक इज फाइन मोन्यूमेंट। जो कर्नक का फाइन टेम्पल है, वो भी एक अच्छा उदाहरण है इसका। राइटिंग्स क्या कहते हैं कि द एनिशिएट ग्रीक राइटिंग वाज नोन एज हायरोग्लिफिक्स। हायरोग्लिफिक्स क्या है, उनकी लिपि थी ये, और उसी में क्या है लिखते थे ग्रीक वर्ड विच मीन होली पिक्चर। जो इसका मतलब क्या था, होली पिक्चर। दीज वर मोर देन 2000 पिक्टोग्राफ सिंबल्स, और इसमें क्या 2000 से ज़्यादा पिक्टोग्राफ सिंबल्स थे। तो ये लिपि है, जैसे हमारी देवनागरी है तो उधर के हायरोप्लिक्स जो क्या कहते हैं हायरोग्लिफिक्स लिपि थी। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए। तब तक टेक केयर, बाय बाय।